हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में, जिसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस मतलब कि एक ऐसा फैमिली बिजनेस जिसमें फैमिली का डिवाइडेशन, अनडिवाइडेड फैमिली का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, जिसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। जिस चीज का डिवाइडेशन नहीं हुआ है मतलब वो जॉइंट है, और ऐसा ही फैमिली बिजनेस करके हम बिजनेस कर सकते हैं, और इसे ही हम कहते हैं HUF बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात किया था, और उसी में दूसरा फॉर्म मतलब कई तरीकों से बिजनेस कर सकते हैं, उसी में एक दूसरा तरीका HUF फैमिली बिजनेस है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज यहां पे आपको मैं दूंगा, क्या होता है पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, और उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसकी क्या उसके नेचर है, उसका फीचर है, उसकी विशेषताएं, उसके क्या दोष है, ये सारी बातें यहां पे हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो लिखा है स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है, ये हमारे इंडिया की सोच है, हमारे इंडिया की खोज है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में इसे बनाया गया है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्म होंगे। हमारे कंट्री में एक ये स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ये टोटल एक फैमिली बिजनेस है, लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब सिर्फ ऐसे बिजनेस से नहीं है जिसमें सिर्फ हिंदू लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस जरूर है, लेकिन इस फैमिली बिजनेस को सिख, बुद्धिस्ट, जैन और भी अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, कुछ और भी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब यहां पर एक ऐसे बिजनेस से है जिसे हिंदू या मैंने कुछ और जो कास्ट बताए उनके परिवार का बिजनेस है। ये मतलब ये बिजनेस हमारे फैमिली टू फैमिली, एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के साथ चलता रहेगा, और ये फैमिली बिजनेस है। तो स्पेसिफिक फॉर्म है जो इंडिया में एप्लीकेबल होता है। मैं नहीं कहता कि अलग कंट्रीज हैं, कुछ हो सकता है वहां भी हो, लेकिन ये टोटली इंडिया के लिए बना हुआ है। अलग अलग कंट्रीज में उनके लॉ के हिसाब से अलग अलग बने होंगे, हमारे लिए बना है HUF फैमिली बिजनेस। इट गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अलग से एक्ट बनाया गया है जिसे हम हिंदू लॉ में कवर करते हैं, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है ये। इसमें हम हिंदू बिजनेस के सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, कौन इसे बना सकता है, इसमें कौन मेंबर हो सकता है, ये सारी बातें उस लॉ में लिखी हुई है। क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो कंक्लूसिव पार्ट है वही हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, और उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू लॉ में ये हमारा रजिस्टर्ड होता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे बताया फैमिली बिजनेस का मतलब ही होता है उस फैमिली में जितने भी ब्लड रिलेशन में मेंबर्स होंगे वो ही इस फैमिली के मेंबर्स बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबर बनने का क्या बेस है, क्या आधार है। तो मेंबर बनने के लिए यहां पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं और के हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं, आप उस फैमिली के बाय बर्थ मेंबर बन जाते हैं। आप पैदा हुए और आप उस फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत स्पेशल फीचर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, कि मेंबरशिप के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, उसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी है। आप उस फैमिली के मेंबर बन जाएंगे हैं, या उस फैमिली में आप बर्थ लेते हैं, पैदा होते हैं, और आप उस फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स। इस बिजनेस में 3 पीढ़ियों के 3 सक्सेसिव जनरेशन, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे फादर मतलब एक जनरेशन तो मैं हो गया, मेरे फादर मतलब वो एक जनरेशन और हो गए, और मेरे फादर के फादर, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर, फिर मेरे फादर और फिर मैं, ये 3 सक्सेसिव जनरेशन कहलाता है, 3 पीढ़ी कहलाती है। और देखा जाए तो 3 पीढ़ी तक ही है, इसके बाद फिर जनरेशन जो है वो कंटिन्यू 3 पीढ़ी में चलती रहती है। 4 जनरेशन तो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। तो 3 सक्सेसिव जनरेशन मतलब लगातार 3 जनरेशन, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। इस फैमिली बिजनेस में मैं भी रहूंगा, कल को मेरा बेटा होगा तो हो सकता है मेरे दादाजी की डेथ हो जाए, तो फिर से वो कंटिन्यू 3 सक्सेसिव जनरेशन में काउंट हो जाएगा। इस तरीके से 3 लगातार जनरेशन के एक ही फैमिली के लोग इस बिजनेस को एक साथ कर सकते हैं। ये बात लिखिए, बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय कर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का
कंट्रोल किसके हाथ में होगा? भाई फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। हम किसी की बहू को अपने घर में शादी करके ले आते हैं, किसी की बेटी को बहू बना लेते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। और इस फैमिली मेंबर्स में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। लेकिन इस फैमिली का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा? कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन देगा, कौन वहाँ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें साइन करेगा? इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय कर्ता। ये कर्ता कौन है? कर्ता मतलब उस फैमिली का सबसे बुजुर्ग पर्सन, द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली मेंबर इज कॉल्ड कर्ता। उस पूरे फैमिली में जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा, एक तो कोई ना कोई तो होगा ही, तो जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा, सबसे जो ज्यादा एज का पर्सन होगा, उसे ही हम उस बिजनेस का मुखिया बोलते हैं। सारी डिसीजन पावर उसी की होंगी, सारा कंट्रोल उसी का होगा बिजनेस में। और उस पर्सन के लिए हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक सुटेबल नाम है जिसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता की दो स्पेशलिटीज हैं, दो विशेषताएं हैं। पहला, ये बिजनेस का ओनर, मतलब ओनर तो सारे हैं, मतलब बिजनेस का ये कंट्रोलर होगा, बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरी पकड़ इसी की होगी। ये डिसीजन देगा, ये लोगों को डायरेक्शन देगा कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात कि ये बिजनेस का ओल्डेस्ट, मतलब सबसे जो बुजुर्ग आदमी है वो ही कहलाएगा हमारे बिजनेस का इसका कर्ता। ऑल द मेंबर्स हैज इक्वल राइट्स ओनरशिप, सारे मेंबर्स को इक्वल ओनरशिप है। कर्ता बिजनेस का डिसीजन मेकर जरूर है, हमने उसे बिजनेस का कंट्रोल दे दिया है कि बिजनेस को कंट्रोल आपको करना है, लेकिन सारे ही मेंबर्स के इंक्लूडिंग कर्ता, छोटा बड़ा, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सब जो राइट्स हैं वो इक्वल है। तो लिखा ऑल द मेंबर्स हैज इक्वल ओनरशिप, सबको इक्वल ओनरशिप है। इक्वल ओनरशिप का क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं। देखिए, इक्वल ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट सब में बराबर बराबर बटेगा। ओनरशिप का सीधा मतलब यही है, और भी बहुत सारे ओनरशिप के मतलब हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप का सीधा जो डायरेक्ट मतलब होता है कि बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस में अल्टीमेटली बिजनेस वर्ड तब अपने आप में कंप्लीट होता है, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो कोई पर्सन अकेले कर रहा हो, चाहे वो दो पार्टनर्स मिलकर कर रहे हो। अल्टीमेटली बिजनेस का जो कंक्लूजन होता है वो प्रॉफिट होता है। और ओनरशिप जो है वो इसीलिए है कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो इक्वल प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में बट जाएगा। बांटने वाला भले उस मेंबर का जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसे हम कर्ता बोलते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहां पे नहीं लिखी है, जो फैमिली मेंबर्स होंगे उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं। को पार्टनर्स मतलब कर्ता, सबसे बड़ा जो बूढ़ा आदमी है वो मुखिया कहलाएगा, सारे डिसीजन लेगा, और बाकी जितने भी मेंबर्स रहेंगे, फिर वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, वो छोटी एज के हैं, वो कोई भी हो, वो सब कहलाएंगे को पार्टनर्स। तो को पार्टनर्स काम करेंगे वो मेंबर कहलाएंगे, और उनका जो लीडर होगा उसे हम कहते हैं कर्ता, जो उस फैमिली बिजनेस का मुखिया होगा। और सबसे वृद्ध जो बूढ़ा आदमी, जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा, उसे हम कर्ता बोलेंगे। एक अमेंडमेंट्स हुआ, मतलब एक संशोधन हुआ, करेक्शन हुआ। जब लॉ में कुछ, पहले तो लॉ बन जाता है, उसके बाद लॉ में टाइम टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं उसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में, और लिखा है जेंडर इक्वालिटी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF में। जेंडर इक्वालिटी मतलब पहले क्या था, अब क्या है, अब देख लेते हैं। लिखा है अमेंडमेंट्स इन 2005 में एक वहां पे कुछ उसमें करेक्शन हुआ, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हुआ लॉ में। और वो क्या हुआ, मेल एंड फीमेल मेंबर्स हैज इक्वल राइट्स। 2005 के पहले नहीं था। 2005 के पहले मेल मेंबर्स को ही बिजनेस करने का राइट रहता था, या जैसा भी रहा होगा, लेकिन अब अमेंडमेंट्स हो गए हैं और हमें तो अमेंडेड वाला पढ़ना है। तो यहां पर 2005 में अमेंडमेंट्स हो गया है, मेल और फीमेल मेंबर्स को इक्वल राइट्स है। एक और जरूरी बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ जैसे ही कोई भी बच्चा पैदा होता है उस फैमिली बिजनेस में, वैसे ही ऑटोमेटिकली, मैंने आपसे कहा कोई पेपर वर्क, कोई डीड साइन करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली जैसे ही पैदा होता है ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का मेंबर मान लिया जाता है, फिर चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि यहां पे अब अमेंडमेंट्स मेल फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने वाले हो चुके हैं। तो कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट मैंने लिखे थे जिसको पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है। ये एक फैमिली बिजनेस है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग इस बिजनेस को करते हैं, और इस बिजनेस में फैमिली के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। वो 3 सक्सेसिव जनरेशन तक काम कर सकते हैं। बिजनेस का जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा उसे हम कर्ता कहते हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं उसे हम को पार्टनर्स कहते हैं। अल्टीमेटली कर्ता पूरे बिजनेस का देखरेख करेगा, और सारे ही मेंबर्स की जो ओनरशिप राइट्स है वो इक्वल रहेगी, प्रॉफिट इक्वल बटेगा।
मैंने आपसे बता दिया कि बाय बर्थ वहाँ पे हम बन सकते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं। लिखा है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया ऑलरेडी हो रखा है, मतलब कोई भी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को करना चाहता है, अपने फैमिली बिजनेस को बिजनेस में कन्वर्ट करके एक अपने एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी के मतलब पूर्वजों की संपत्ति से उस बिजनेस को कर सकता है और बिजनेस लगातार चलता रहेगा। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इस बात को नोट करिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बिजनेस जो चल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सजेशन रहता है कि आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्यूचर में फैमिली मेंबर्स के बीच में ही बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं प्रॉपर्टी को लेके, और पता नहीं आजकल सब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन अगर करा लेते हैं तो उन डिस्प्यूट से लॉ की नज़रों में हम थोड़ा सा बच सकते हैं, कुछ उसमें एविडेंस दे सकते हैं। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। लायबिलिटी और राइट मैंने आपको बता दिया। यहां पे एक जरूरी बात है, आप समझिए, यहां पर जो करता है, जो करता है, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कर्ता जो है वो बिजनेस का सर्वे सर्वा मान लिया गया है। बिजनेस में जो राइट होंगे, बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेस करनी है, कोई हमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करनी है, तो उस पर सबका जो सील लगेगी, जो सिग्नेचर होंगे वो कर्ता के होंगे। कर्ता जिसकी लायबिलिटी, जिसके दायित्व, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी, मतलब बिजनेस के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज होंगी लिमिटेड। जब मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपसे कहा था ये लायबिलिटी पॉइंट हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर था, जो ओनर था बिजनेस का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, अकेला था। यहाँ तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन मेंबर्स में जो करता है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जबकि बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। इसे जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए बिजनेस का करता है, बी सी डी उस बिजनेस के मेंबर हैं। तो बी सी डी ने बिजनेस में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, या वो है, मान लेते हैं कि 10 लाख 10 लाख 10 लाख है, लेकिन ए का कंट्रीब्यूशन भी 10 लाख है। लेकिन अगर मान लेते हैं बी सी डी अपने इस 10 लाख रुपीस का मैक्सिमम 10 लाख रुपीस ही बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन अगर किसी वजह से बी सी और डी अपने इस लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ए ये बोल के नहीं बच सकता कि मेरा भी तो लायबिलिटी 10 लाख का है। नहीं, ऐसे केस में बी सी और डी, जो कि करता नहीं है, पार्टनर्स है, को पार्टनर्स है, उन सबकी लायबिलिटी भी कर्ता की लायबिलिटी ही मानी जाएगी। इसीलिए हम कर्ता को कहते हैं कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। खुद की तो आपको ढोनी ही है, खुद की तो आपको पे करनी ही है। अगर कोई मेंबर फेलियर कर देता है पेमेंट करने में, उसकी लायबिलिटी भी आपको ही बियर करनी है, और इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। राइट्स सारे मेंबर्स की मैंने आपको बता दिया इक्वल राइट्स होते हैं, सारे मेंबर डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कमांड है, जो ओनरशिप का ये है कि भाई डिसीजन का असली मुखिया कौन होगा, तो वो कर्ता होता है। कंट्रोल मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होगा। कर्ता जिसको जो बोलेगा, आपको ये काम देखना है, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, तो मेंबर्स उसकी बात मानेंगे और वो बिजनेस चलेगा। कंटिन्यूटी, कर्ता मतलब ओल्डेस्ट पर्सन। कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो जो उस बिजनेस का नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो अब एज में ज़्यादा होगा, उसे हम कर्ता बना देंगे। उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जो नया मेंबर होगा, मतलब जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, तो ये चलता रहेगा। तो नेवर एंडिंग बिजनेस है। बस ये बिजनेस ऐसे ही जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी और ये बिजनेस चलता रहेगा लगातार। और माइनर मेंबर, बच्चा पैदा होते ही मेंबर बन रहा है भाई, तो माइनर तो मेंबर होगा ही होगा। 18 साल से कम, जिसे हम 18 ईयर से कम कहते हैं, वो भी इस फैमिली बिजनेस का मेंबर है, क्योंकि अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और बच्चा पैदा हुआ और उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। इसलिए माइनर भी मेंबर यहां पर हो सकता है। तो ये फीचर्स हैं जो हमें और ज्यादा इसको क्लेरिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम इसकी मेरिट्स के देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं इसके, तो लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल। क्योंकि देखिए बिजनेस जो है सब फैमिली मेंबर्स के जो है वो उसको बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो बिजनेस में एक बात होती है ना कि यार बिजनेस हमारा है, इस बिजनेस को हम करेंगे, इसमें हम जरा भी मतलब लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ओनर हैं, बिजनेस का फैमिली बिजनेस है। और अल्टीमेटली जो करता है वो हमने बैठाया हुआ है कि करता जो है वो सारे लोगों के ऊपर में देख रेख करेगा, सबका सुपरविजन करेगा। ओल्डेस्ट पर्सन है, ओनरशिप राइट है उसके पास में, कंट्रोल करेगा कहने का मतलब है। तो एक इफेक्टिव कंट्रोल, एक अच्छा मैनेजमेंट हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को समझना चाहते हैं। तो कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस,
कर्ता की डेथ हुई, नेक्स्ट जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो कर्ता बन गया, उसकी डेथ हुई, फिर जो एज में ज़्यादा है वो बन गया, लगातार चलता रहेगा। बिजनेस के बंद होने का खतरा शायद तभी होगा जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, तब वो लोग सोचेंगे यार इसको बंद करो, एक काम करो अपने अपना अलग अलग बिजनेस कर लो। अदरवाइज बिजनेस को बंद इसलिए नहीं किया जा सकता कि फैमिली में मेंबर्स कम पड़ जाएंगे। फैमिली में लगातार मेंबर्स बढ़ रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है तो कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है, कोई नया मेंबर आ रहा है, तो ये लगातार चलता रहेगा। जो मोस्ट सीनियर मेंबर रहेगा एज में उसे हम कर्ता बना देंगे, बाकी मेंबर्स के ऊपर में उसकी लीडरशिप रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। मेंबर्स के ऊपर में अननेसेसरी बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो कर्ता बनाया है, जो लीडर रख रहा है, जो सबके ऊपर में कंट्रोल रख रहा है, उसकी लायबिलिटी हमने अनलिमिटेड कर दी है। लेकिन बाकी जितने सारे मेंबर्स हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मेंबर्स कई बार इस डर के मारे भी इस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करते कि अरे यार हम बिजनेस से जुड़ तो जाएंगे, फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन हमारी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड, हमने किया इतना, हमें भरना इतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपने इतना किया है तो आपको इतनी ही भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी भरपाई नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली इसकी भरपाई भी जो करता है वो करेगा। तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, फैमिली को जोड़ने वाला बिजनेस बोल सकते हैं। अब वो तो समय बताएगा कि बिजनेस में बिजनेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ इसका एडवांटेज है कि फैमिली बिजनेस है, सब आपस म्यूचुअल गिव एंड टेक के साथ चलते हैं, बिलोंगिंगनेस होती है, परिवार है यार, फैमिली है, तो यहाँ पर कोऑपरेशन और लॉयल्टी बनी रहती है। कोई अपने बिजनेस के साथ बेईमानी क्यों करेगा? होता है ना, कई बार हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया एज एम्प्लॉय, तो वो हमारे बिजनेस में चोरी कर सकता है, एसेट्स को सही तरीके से उसका केयर टेकर नहीं रहता है, लापरवाही करता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तोड़फोड़ कर देता है। लेकिन जब खुद का ही बिजनेस है तो उसमें लॉयल्टी और कोऑपरेशन साफ देखने को मिलेगा। सबका, सारे ओनर है यार, सारे ओनर हैं तो अच्छा ही काम करेंगे। वही अगर डीमेरिट्स की बात फटाफट करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, फैमिली बिजनेस ही तो है, सबकी सोर्स ऑफ इनकम उसी फैमिली बिजनेस से तो आ रही है। तो भाई फैमिली में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है एचयूएफ फैमिली बिजनेस में, लेकिन क्योंकि इतने सारे मेंबर है ना तो वो सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, और सारे मेंबर्स की लाइवलीहुड है, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत सारे लोगों में बढ़ता है, और इसलिए बिजनेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ, फंड की कमी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस करना है। अब तो बिजनेस ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा बिजनेस में फंड डालो, जितना पैसा डालो, उस बड़े लेवल पे बिजनेस को कर सकते हैं। और फैमिली बिजनेस करने में लिमिटेड रिसोर्सेज है, सारे मेंबर्स की इनकम वहीं से आती है, उसी में एडजस्ट भी करना है, बिजनेस भी करना है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही बिजनेस को करते हैं। इसलिए बहुत बड़े बिजनेस को करना, ये सोचना ठीक नहीं होगा एचयूएफ फैमिली बिजनेस में। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता भी तो एक मेंबर ही है देखा जाए, क्योंकि अब वो लॉ के अकॉर्डिंग ओल्डेस्ट पर्सन है, सीनियर मोस्ट मेंबर है घर का, तो हमने उसे एक मुखिया बना दिया है। लेकिन वो बेचारा भी तो वही सारा काम कर रहा है जो बाकी कर रहे हैं, इसके बावजूद हमने उसकी लायबिलिटी लॉ में वहां पे अनलिमिटेड कर दी है कि अगर कोई मेंबर लापरवाही करके अपने किसी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करता है तो उसका पूरा बोझ जो है वो कर्ता पर आ जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ कर्ता को उस लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, जबकि बाकी मेंबर्स, जिसे हम को पार्टनर्स कहते हैं, उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता कई बार टेरर क्रिएट करता है कि सही तरीके से काम करो, मनमर्जी होता है ना, ऑटोक्रेटिक सेटअप बनाने की कोशिश करता है कि जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होता है। तो ये एक पॉइंट लिखा जरूर है कि कर्ता वहां पे, मतलब कई बार होता है ना कि डिसीजन मेकिंग जो है वो रिजिड हो जाती है, मेंबर्स के बीच में एक वहां पे थोड़ा सा वायलेंस क्रिएट होता है कि अरे यार हम करता है और मोस्ट सीनियर मेंबर है, ये जो बोलते हैं हमसे डिस्कशन नहीं करते, इस तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होती है। तो ये एक लिमिटेशन है। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, पॉइंट अच्छा है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल इसलिए कि फैमिली बिजनेस है, कोई बाहर से तो आदमी आ नहीं रहा है ना, फैमिली बिजनेस इसको कर रहे हैं, और हम अपने फैमिली के ऐसे इन्वायरमेंट में घिरे हुए हैं कि जो मैनेजरियल स्किल मेरे पेरेंट्स की थी वो कहीं ना कहीं मुझे शिफ्ट हो गई देखते देखते, या मैंने कुछ और नया क्रिएटिव पढ़ाई कर ली उससे, फिर भी हो रहा है। लेकिन बिजनेस क्योंकि फैमिली के अंदर ही हो रहा है ना, एक फैमिली है उसके अंदर बिजनेस हो रहा है, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ही वहाँ पर आ रही है। हालांकि अब बहुत सारे बच्चे फैमिली में भी अब्रॉड वगैरह पढ़ के बच्चे आते हैं तो नई नई क्रिएटिविटी लाते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि अब फैमिली बिजनेस है तो सोच जो दायरा है वो फैमिली बिजनेस तक ही रह जाता है, और इसीलिए लिखा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। हालांकि इस पॉइंट में इतना दम नहीं है लेकिन फिर भी दिया है। तो ये हमारे डीमेरिट्स हो सकते हैं एचयूएफ
फैमिली बिजनेस के। तो कंप्लीट है जो क्लास 11th के आपके चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो कंप्लीट इतना ही है। वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 बार देख लेंगे तो शायद आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बुक सामने रख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है इसी चैप्टर का, उसमें पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ हम चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाएंगे मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करता चला जाऊंगा और आप लोगों के लिए कंप्लीट कंटेंट ऐसे ही तैयार करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ाई अच्छे से करिए, अपना ख्याल जरूर रखिए और देखते रहिए ऐसे मस्ती क्लासेस को। बाय बाय।